Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, how are you? Hopefully you are enjoying good health at your homes and also studying biology as well. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the next two groups of fungi. तो इसमें इंशाल्लाह लास्ट में जो हमने डिस्कस किए थे दो ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट वाज ज़ाइगोमाइकोटा और कॉन्जुगेशन फंजाई एंड एस्कोमाइकोटा और सैक फंजाई, उनको हमने डिटेल से स्टडी किया था. होपफुली आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी हवाले से कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ ना समझ आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर टू यू. तो आज हम स्टडी करना जा रहे हैं द थर्ड ग्रुप, दैट इज Basidiomycota. And its common name is club fungi. So students, सबसे पहले तो हम इसका मेन फीचर डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इट्स मेन फीचर ऑफ दिस ग्रुप? मेन फीचर जिसकी बेस के ऊपर इनको क्लब फंजाई या इनको बेसिडियोमाइकोटा कहते हैं, बिकॉज दे reproduce special reproductive structure which is club shaped. So that is why they are called as club fungi, and this special club shaped structure is named as this club shaped structure is scientifically called as Basidium. So they are named as Basidiomycetes. सो आपने देखा इसमें जो मेन फीचर क्या है, दैट इज़ देयर क्लब शेप्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हमने नाम क्या दिया है, बेसिडियम का. अब ये क्लब शेप क्या होता है बेटा? क्लब शेप एक ऐसा स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कि इस तरह से एलोंगेटेड हो और टुवर्ड्स द एंड ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए. इस स्ट्रक्चर को कहते हैं और इस शेप को कहते हैं क्लब शेप. दिस इज़ क्लब शेप. और इस क्लब शेप का जो साइंटिफिक नेम रखा गया है दैट इज़ बेसिडियम, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर होने की वजह से इनको कहा जाता है बेसिडियोमाइसीट्स, या फिर इसी के बेस के ऊपर नाम है इनका कॉमन नेम दैट इज़ क्लब फंजाई. ये जो उनसे ग्रुप है बेटा जो बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसीट्स, दे आर बेसिकली द मोस्ट फेमिलियर फंजाई. मोस्ट फेमिलियर फंजाई मीन्स के जितने भी फंजाई के ग्रुप हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन से जो आम तौर पर कॉमनली नोन है दैट इज़ बेसिडियोमाइकोटा. ठीक है, और इसमें दो बहुत बड़े जो ग्रुप्स हैं वो शामिल हैं. नंबर वन, देयर आर सम एडिबल बेसिडियोमाइकोट्स लाइक मशरूम्स, जो एडिबल मशरूम्स हैं, ठीक है, वो इसके अंदर शामिल होंगे. और इसके अलावा इसके अंदर
पैथोजेंस मौजूद हैं। पैथोजेंस आपसे डिस्कस हो चुका है बेटा, ऐसे एजेंट्स को कहा जाता है, ऐसे केमिकल्स को, ऐसे सेल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी रखते हों, बीमारी के फैला सकते हों, उन्हें पैथोजेंस कहा सकता है। तो इस ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा पैथोजेंस भी मौजूद हैं जो कि आगे भी डिटेल से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसमें रस्ट्स हैं, इसमें स्मर्ट्स हैं, इसके अंदर पफ बॉल्स हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो दे आर प्रेजेंट ये जिनसे ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई, ये जितने भी टाइप्स बेटा आपको बता रहा हूँ, रस्ट, स्मट्स, पफ बॉल्स एंड ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई, ये सारे प्लांट पैथोजेंस हैं और मोस्टली इनमें ये पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। रस्ट और स्मट इंशाल्लाह इसी के एंड पे इसको डिटेल से स्टडी करेंगे हम। इसमें पफ बॉल्स जो हैं ये इसकी इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है इस तरह से होती है, इनको पफ बॉल्स कहा जाता है। दूसरे इनके अंदर ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई होते हैं। ब्रैकेट आपको पता है बेटा इस तरह से जो शेप होती है इसको ब्रैकेट कहा जाता है। अब ये जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये ग्रो करते हैं, दे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ्स। जैसे कि हमारे कबर्ड्स के अंदर शेल्फ्स होती हैं, इस शेल्फ्स की फॉर्म में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो ग्रो करते हैं, लाइक दिस। सपोज दिस इज देयर सबस्ट्रेट, तो इनके ऊपर इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ शेल्फ्स ये शेल्फ्स बनाते हैं। इसी वजह से इनका नाम ब्रैकेट फंजाई या फिर शेल्फ फंजाई रखा जा गया। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। सो दे आर द मोस्ट फेमिलियर फंजाई अमंग ऑल द ग्रुप्स। उसमें सबसे ज़्यादा जो जाने जाते हैं, जो कॉमनली प्रेजेंट हैं, दे आर द बेसिडियोमाइसीड्स। नेक्स्ट इसकी बेटा हम बात करेंगे इनके हाइफे की। हाइफी यू ऑलरेडी नो डैट, हमने पहले भी डिस्कस किया था जब इसकी क्लासिफिकेशन की थी, दैट दे कंटेन सेप्टेट हाइफी। इनके अंदर सेप्टेट हाइफी होते हैं और हाइफी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के हैं। ठीक है, द सेल्स आर मोनोकैरियोटिक, जिसको आप यूनिकैरियोटिक भी कहते हैं। यूनिकैरियोटिक ड्यूरिंग their initial life cycle, and dikaryotic as well. These हाइफी के अंदर जो सेल्स हैं वो मोनोकैरियोटिक है ड्यूरिंग देयर इनिशियल लाइफ साइकिल्स, एंड दे आर डाइकैरियोटिक ड्यूरिंग द रिमेनिंग लेंथी लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेटा कि जो लेंथी साइकिल होगी उसमें ये डाइकैरियोटिक ही रहेंगे। और डाइकैरियोटिक सेल्स जिसमें हमने बात की थी कि जिसमें दो मुख्तलिफ हाइफी के न्यूक्लाई मौजूद होते हैं, उनको हमने डाइकैरियोटिक भी कहा था, उनको हमने हेट्रोकैरियोटिक भी कहा था। और जब इसकी क्लासिफिकेशन की थी उसमें यह भी बताया गया था कि जो एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स हैं, इनके अंदर इनके जो सबस्ट्रेट होते हैं वो इनके हाइफी जो सबस्ट्रेट होते हैं और इनकी जो सी डाइकैरियोटिक फेज़ जो होती है वो लेंथी होती है। अब इस लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ होने की वजह से डेट फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज़। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि यही लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ होने की वजह से उनसे क्या बनती हैं, इनकी फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं द characteristic
fruiting body or visible mushroom is composed entirely of dikaryotic hyphae। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि अब इसको समझेंगे। आई लेट यू एक्सप्लेन बाय द डायग्राम। So this is basically I am trying to explain the structure of a mushroom which is, ये उसकी fruiting body है। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये इनके जो हाइफी हैं ये मोनोन्यूक्लिएटेड हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद है। ये एक इसकी स्ट्रेन है और ये इसकी दूसरी स्ट्रेन है, इनके अंदर कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद इनसे क्या बनती हैं, हाइफे बनते हैं, ठीक है। जब ये फ्यूज़ होती हैं दे अंडरगो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज प्लाज्मोगेमी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या होती है, दैट इज कैरियोगेमी। So you can see that these are basically hyphae और ये सारे के सारे हाइफी आप देख सकते हैं दे आर डाइकैरियोटिक। तो यहाँ पर जो बात की गई है द कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडी है, दैट इज अ मशरूम और विजिबल मशरूम। इट इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफी। एंटायरली मतलब मुकम्मल तौर पर जो फ्रूटिंग बॉडी होगी उसके अंदर डाइकैरियोटिक हाइफी होंगे। हमारी बुक के अंदर इसी तरह से इसके एक डायग्राम मौजूद है। अब इसमें ये सा ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा मज़ीद इस तरह से थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ। इस तरह से है और आपको इस तरह से इसके अंदर बुक में स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। ये जो ऊपर है दैट इज़ देयर कैप विच इज़ कॉल्ड एज पाइलियस, इसे हम पाइलियस कहते हैं। और यहाँ पर भी दिस इज़ द पाइलियस, ये ऊपर कैप है। अच्छा, पाइलियस में आप देख सकते हैं जो हाइफे होते हैं वो टाइटली इंटरवोवन होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अंडरनेथ बॉडी, ठीक है। उसके अंदर इनकी कॉम्पैक्टेशन ज़्यादा होती है इसके अंदर कैप के अंदर, जिसको पाइलियस का नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, इनको कहा जाता है गिल्स। गिल्स इसलिए इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में भी इसको डिस्कस करेंगे। गिल्स को ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आप बल्कि आपने शायद देखे भी होंगे, फिशेस, ठीक है। फिशेस के अंदर जो गिल्स होते हैं इस तरह से उनके अंदर भी स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से उनके गिल्स इस तरह से होते हैं। तो ये चूंकि रिजेंबल कर रहा है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, कैप के नीचे वाला पोर्शन गिल्स की तरह के, साइंटिस्ट ने ये नोट किया, दे लुक लाइक द गिल्स ऑफ द फिशेज, सो दैट इज वाई दे टर्म्ड एज द गिल्स। और एक गिल्स के अंदर क्या मौजूद हैं, ये बेसिकली दीज आर द हाइफी। और यहाँ पर ये सारे ये जो हाइफी हैं दीज आर द गिल्स। और एक ये हाइफी बेसिकली दे आर डाइकैरियोटिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कहा था कि जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कैसे बनती है, जब जो डाइकैरियोटिक फेज जो होगी लेंथी होगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर फ्रूटिंग बॉडीज़। और फिर उसके बाद
जाकर के किसी स्टेज के ऊपर यानी के अंदर फिर आके ये प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पर देख सकते हैं देयर इज़ नो कैरियोगैमी, यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं दो डिफरेंट हाइफे, दो डिफरेंट फंजाई के हाइफे जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ ही, एंड दे आर फॉर्मिंग द फ्रूटिंग बॉडीज़। ठीक है, तो फिर किसी लाइफ के अंदर जाकर के किसी स्टेज के ऊपर ये आपस में जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करेंगे, जिसको हमने क्या कहा था, फ्रूटिंग बॉडी के बाद क्या होगी, देयर विल बी द न्यूक्लियर फ्यूजन, देयर विल बी न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करेंगे, यानी कि दैट इज कैरियोगैमी। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के फौरन बाद क्या होगा, विच इज फॉलोड बाय मियोसिस। मियोसिस आपको पता है दैट इज अ रिडक्शन डिवीजन और अ हैप्लॉइड डिवीजन, जिसमें कि जो पेरेंट सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उसका हाफ नंबर मौजूद होता है उनके जो डॉटर सेल्स उससे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होगा इन द उसके बाद फौरी तौर पर मियोसिस होगी, और मियोसिस के नतीजे में क्या बनेंगे, देयर विल फॉर्म्ड 4 हैप्लॉइड sexual spores, 4 haploid sexual spores which are called as basidiospores। अब इनको basidiospores हम क्यों कह रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा और मज़ीद उसमें डिटेल से देखते हैं। अब इसमें से इसको एक थोड़ा सा एनहांस करके थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इस तरह से ये गिल्स के अंदर। सो दीज आर बेसिकली बेसिडियम, ये जो सा वो क्लब शेप जो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है दैट इज देयर बेसिडियम, और इसके ऊपर यहाँ पर हर बेसिडियम के ऊपर देयर आर फॉर्म्ड 4 हैप्लॉइड स्पोर्स विच आर कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर्स। बेटा यहाँ पर एक और कॉमन बात आपने जहन में रखनी है, सैक फंजाई में क्या हुआ था आपको याद हो तो सैक जो हाइफी मॉडिफाइड हाइफी बनता है इस तरह से और सैक में कन्वर्ट हो जाता है, और सैक के अंदर मौजूद होते हैं स्पोर्स। इस सैक को हमने नाम दिया था एस्कस का, उसके अंदर जो स्पोर्स बने उनको एस्कोस्पोर्स का नाम दिया था। ठीक है, इसी तरह से ये बेसिडियम है, ये इनका रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नहीं बन रहे ये स्पोर्स, दे आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड द बेसिडियम, रादर दे आर बॉर्न ऑन ऊपर बाहर वाली सरफेस के ऊपर ये जो उनसे स्पोर्स बन रहे हैं, यू कैन सी दैट अंदर वाली साइड पर नहीं बाहर वाली सरफेस में है, ये बन रहे हैं, नेकेड हैं। ठीक है, बाहर मौजूद हैं, अंदर किसी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नहीं है, लाइक द एस्कोमाइसीड्स। ठीक है, तो ये ख़ास बात आपने याद रखनी है कि ये बेसिडियम के ऊपर दीज हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स आर बॉर्न ऑन द बेसिडियम, नॉट इनसाइड द बेसिडियम। तो ये खास बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एस्कोमाइसीड्स में आपको याद होगा कि एक एस्कस के अंदर कितने स्पोर्स मौजूद थे हैप्लॉइड, देयर वर 8, जबकि यहाँ पर बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर कितने बन रहे हैं, एक बेसिडियम के ऊपर एक बेसिडियम के ऊपर 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, दे आर बॉर्न ऑन द बेसिडियम नॉट इनसाइड द बेसिडियम। तो ये अपने इसके हवाले से ख़ास बात जो है वो याद रखनी है। सो अगेन थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता चलूँ, ये फ्रूटिंग बॉडी क्यों बनी, क्योंकि इसके हाइफी जो हैं वो उनकी जो इसकी एक स्टेज के अंदर जो थे वो देवर मोनोन्यूक्लिएटेड, और जो दूसरी जो फेज़ है जो लेंथी फेज़ है उसमें होते हैं डाइकैरियोटिक, उसकी वजह से क्या होता है, दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब ये लेंथी स्टेज है, अब आगे चल के जब इन्होंने रिप्रोड्यूस करना है तो ये जो उनसे डाइकैरियोटिक यानी के अंदर वो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, इनके अंदर सेल्स मौजूद हैं, ये क्या करेंगे, दे विल फ्यूज़, यानी इट विल बी फॉलोड बाय फ्रूटिंग बॉडी के बाद क्या होगी, न्यूक्लियर फ्यूज़ होंगे, यानी कि देयर विल बी द कैरियोगैमी एंड इट विल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस। ठीक है, उसके बाद फौरन मियोसिस होगी। मियोसिस के नतीजे में क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, किसके ऊपर बनेंगे, ऑन द क्लब शेप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हमने बेसिडियम का नाम दिया था।
तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स को हम देखते हैं बेटा, एग्जांपल्स के वाले से। एग्जांपल्स में हमने देखा था बेटा इसमें एडिबल मशरूम्स भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा पैथोजेंस हैं। ज़्यादातर ये मशहूर जो है वो पैथोजेनिसिटी के हवाले से मशहूर है। जो लोग जिनका एग्रीकल्चर के साथ ताल्लुक़ है, ठीक है, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, ठीक है, वो इस हवाले से शायद उनको ज़्यादा हाव न होगा कि जो उनसे ये बीमारियां हैं ये बेसिकली ये कॉर्न और ये वीट और इस तरह की जो से फसलें होती हैं ये उनको तबाह कर देती हैं। तो इसमें दो एग्जाम्पल और ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बात भी की थी। एक हैं रस्ट फंजाई, मैंने कहा था आगे चल के इसको मैं डिटेल से बताऊंगा व्हाट आर रस्ट फंजाई। रस्ट फंजाई आर सो नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर rusty orange yellow disease spots formed on the host surfaces। और आम तौर पर जो मोस्टली जो इसमें जो होस्ट सरफेसेस होती हैं मोस्टली आर द स्टेम एंड लीव्स। इन जो स्टेम होती है प्लांट की और जो पत्ते होते हैं वो ज़्यादातर, तना और जो पत्ते हैं वो ज़्यादा इसमें इफेक्ट होते हैं। उनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे डिजीज़ स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होंगे, इसकी रस्ट फंजाई की। उनका कलर किस तरह का होगा, ऑरेंज येलो या रस्टी, रस्ट जिसको हम जंग कहते हैं उसका कलर इसी के शेड में आता है, ऑरेंज टू येलो। तो वहाँ पर होंगे एंड लेटर रिवीलिंग brick rust or red spores on the host surfaces। बाद में ये जो उनसे स्पॉट्स हैं इनके अंदर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ब्रिक रेड यानी जैसे ईंटों का वो चूरा सा होता है, उसका पाउडर सा होता है, उस कलर के वहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाएंगे। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज द रस्ट फंजाई, ठीक है। इनिशियली जो इनके स्पॉट्स हैं ये स्पॉट्स बनाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बनाते हैं कहाँ पर, स्टेम पे मोस्टली और लीव्स के ऊपर जो इनका होस्ट होता है उनके सर्फेसिस के ऊपर, ठीक है, जो कि ऑरेंज येलो कलर के या रस्टी कलर के होंगे, जंग की तरह के होंगे। और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू, दे विल फॉर्म ब्रिक रेड रस्टिंग स्पोर्स जो कि उसके ऊपर मौजूद होंगे और वो अंदर से बेसिकली प्लांट को खा रहे होंगे पैरासिटिकली और वो उसको तबाह कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें जो कॉमन एग्जाम्पल है रस्ट की, दैट इज़ पक्सीनिया स्पीशीज़। इसकी एक स्पीशी है पक्सीनिया स्पीशी जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम रस्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है। दूसरी जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज स्मट फंजाई। तो बेटा रस्ट फंजाई के समझ आ गई ना आपको। रस्ट का मतलब जंग की तरह की, इनकी दिखने में ऐसे लगा होगा जैसे जंग लगा हुआ है। हालांकि आपको पता है जो रस्ट होती है वो तो आयरन पे लगती है, मेटल्स पे लगती है, लेकिन प्लांट्स के ऊपर तो वो उसका वो लगने का तो नहीं पता। सो दे लुक लाइक अ रस्ट, जैसे कि जंग लगा हुआ है, स्पॉट्स इस तरह से ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहे होते हैं पत्तों के ऊपर और उनके स्टेम के ऊपर। तो इस वजह से इसका नाम रस्ट फंजाई, उस की बेस के ऊपर इनका नाम रस्ट फंजाई रखा है। दूसरे स्मट फंजाई, स्मट कहते हैं या सूट या स्मट, ये ब्लैक कलर के मासेज स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, ब्लैक कलर, ठीक है। स्मट मीन्स ब्लैक कलर्ड मासेस, ब्लैक कलर्ड मासेस, जिनको हम सूट भी कहते हैं। सूट जब आप किसी भी लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से वो ब्लैक कलर के
वो जो उनसे कोयला टाइप वो जो उनसे छोटे छोटे बन जाते हैं दाने से, उनको सूट भी कहा जाता है, जो कि आमतौर पर वो उड़ते भी हैं और जहाँ जहाँ पर वो गिरते हैं वहाँ पे वो दे कलर द सरफेस ब्लैक। अब इसके अंदर द स्मट फंजाई आर सो कॉल्ड का मतलब कि इनको क्यों स्मट फंजाई कहा था, बिकॉज ऑफ ब्लैक डस्टी स्पोर मैसेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लैक डस्टी स्पोर मैसेस कॉल्ड विच रिजेंबल सूट और स्मट। और सूट और स्मट की समझ किससे उसकी मुशाबहत होती है, वो ब्लैक से जो दाने से होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ के जलने के बाद, कोई लकड़ी के जलने के बाद जो है वो पैदा होते हैं, तो उससे इनकी रिजेंबलेंस होती है। ठीक है, एंड दीज, और ख़ास बात याद रखिएगा, दीज सूट पार्टिकल्स, जिसको हम स्मट पार्टिकल्स कहते हैं, and basically these particles are spore masses, fill or replace the grain kernels such as in wheat and corn etc. तो इंशाल्लाह अभी इसकी डिटेल आएगी, इसी स्मट फंजाई को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्मट की समझ आ गई बेटा आपको। स्मट सूट, ब्लैक कलर्ड पार्टिकल्स या ज़रात को कहा जाता है स्मट या सूट। तो इनका नाम स्मट फंजाई का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो अपना होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो कर्नल्स का मतलब होता है जो खोशे होते हैं, जैसे गंदम का जो दाना है दैट इज़ बेसिकली कर्नल। ठीक है, उसका जो ग्रेन है दैट इज़ कॉल्ड एज कर्नल। ये जब उसको वीट को ये इन्फेक्ट करते हैं, आगे चल कर डिटेल में हम इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं स्मट फंजाई को, कि जब वो उस पर जाकर अटैक करते हैं तो कर्नल्स के अंदर बजाय इसके कि वो सीड बने, सीड बिकम्स फिल्ड विद सम ब्लैक कलर्ड स्पोर्स। ठीक है, जिनको हम टीलियोस्पोर्स भी कहते हैं, आगे चल के इसी में डिटेल में इसके फ़ौरन बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो वो खाने के काबिल नहीं रहता, अगले साल उगाने के काबिल, ग्रो करने के काबिल नहीं रहता। तो इस मुशाबहत की बेस के ऊपर वो आप उस वीट को, प्लांट को देखेंगे जो इससे इन्फेक्ट हो चुका है स्मट फंजाई से, तो ऐसे लगेगा जैसे जला हुआ है। एक्चुअली इट इज़ नॉट बर्न्ड, ये वो इन्फेक्ट हो चुका होता है इस फंजाई के साथ, स्मट फंजाई के साथ। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है that is Ustilago ट्रेटेसे। Ustilago ट्रेटेसे ये एक फंगस है जो कि वीट को स्पेशली जो है वो इन्फेक्ट करती है। इसको लूज स्मट ऑफ वीट भी कहते हैं, लूज स्मट ऑफ वीट। तो यहाँ पर देखें, लूज स्मट ऑफ वीट भी कहा जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जो हमने इसके शुरू में बात की थी कि ये मोस्ट फेमिलियर में कि ये एडिबल भी हैं। एडिबल में मशरूम, सारे मशरूम्स बेटा एडिबल नहीं होते। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मशरूम्स भी होते हैं जो कि जानलेवा भी होते हैं, जो कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, एंड दे लीड टू इवन डेथ। ठीक है, इंशाल्लाह उसको आगे डिटेल में। तो बाकी रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई, पफ बॉल्स का मैंने आपको बता दिया था, उसके ऊपर ऐसे पफ जैसे बालों की तरह का हेयर लाइक पफ बनता है, बॉल्स की शेप में होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई का भी मैंने आपको बता दिया वाई दे आर सो कॉल्ड, रस्ट का बता दिया वाई दे आर सो कॉल्ड, स्मट का बता दिया वाई दे आर सो कॉल्ड। अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं इसका जो स्मट फंजाई में, इसमें द लूज स्मट ऑफ वीट, द लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अभी टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साथ ही साथ मेरे साइकिल ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये एक्चुअली ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, ताकि आपको बाद में ये कन्वीनियंट रहे, मुश्किल ना लगे। आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे, इंशाल्लाह होपफुली आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लेरिफाई हो जाएगा कि ये साइकिल किस तरह से बनाना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
the life cycle of loose smut of wheat. इसका क्या साइंटिफिक नेम क्या बेटा? साइंटिफिक नेम इज उस्टिलागो ट्रिटिसी. ठीक है, उस्टिलागो ट्रिटिसी इसका साइंटिफिक नेम है, आपने इसको याद रखना है. ठीक है ना, अब मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये साथ साथ ड्रॉ करते चले जाए ताकि आपको इंशाल्लाह इसको बाद में फिर मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूँ. व्हाट इज़ दिस? एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर चूजन प्री मेडिकल, इंशाल्लाह इफ़ यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर, योर डायग्राम्स मस्ट बी अप टू दैट पॉइंट. और अच्छी डायग्राम्स कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की, एटलीस्ट इतनी कि आपको कि एग्जामिनर को एक्सटर्नल को समझ आ सके कि आप बना क्या रहे हैं. ठीक है, तो अपने डायग्राम्स के ऊपर बहुत फोकस रखिएगा. इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा.
So beta, this is the life cycle. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये अब डायग्राम हमने बना ली है, इंशाल्लाह इसको साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दिस स्टेप। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से होगा। ये एक इन्फेक्टेड वीट प्लांट है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का ये बन चुका है। ऐसे लगेगा जैसे कि दूसरे ऐसे लगेगा जैसे इट इज़ लाइक बर्न्ड, ये जला हुआ है, लेकिन जला हुआ नहीं, ये बेसिकली इन्फेक्टेड है ओस्ट्रीलागोट्रिटिस से, ठीक है। इसके अंदर ये स्पोर्स बन चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये स्पोर्स हैं, ठीक है। ये स्पोर्स जो हैं ये हेल्दी प्लांट है, ठीक है, हेल्दी वीट प्लांट है, इसके ऊपर गिरेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज द कर्नल मेम्ब्रेन breaks and the teliospores are blown away by air currents. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब कर्नल का मैंने आपको बता दिया, कर्नल बेसिकली उस खोशे को कह रहे हैं, जो गंदम का जो दाना है, जो ग्रेन है, दैट इज़ बेसिकली कर्नल, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन रप्चर होगी और उसके अंदर ये बेसिकली ये है, दीज आर द कर्नल्स। ये उसकी मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तो उसमें से क्या निकलेंगे? स्पोर्स। इन स्पोर्स को कहा जाता है टीलियोस्पोर्स। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे आ सकता है, व्हाट आर टीलियोस्पोर्स? तो आप बताएंगे द स्पोर्स फॉर्म्ड बाय द ओस्ट्रीलागोट्रिटिसी आर कॉल्ड एज द टीलियोस्पोर्स। And in the second step, you can see the teliospores, they land on the flowers of a healthy plant, healthy wheat plant, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ये जो से स्पोर्स है, विच आर कॉल्ड एज दीज आर टीलियोस्पोर्स, ये लैंड कर रहे हैं ऑन द फ्लावर्स ऑफ अ हेल्दी प्लांट, ठीक है। उसके बाद अब फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल के साथ आएगा। आपको थोड़ा सा बेसिक पता होंगे जो प्लांट के जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो 4 उसके लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट होती है कैलेक्स, उसके बाद उसके कोरोला जो पेटल्स होते हैं, और उसके बाद देयर इज़ एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे जो इनर मोस्ट होता है दैट इज़ द गायनोशियम। और गायनोशियम के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऊपर वाला कहलाता है स्टिग्मा, दिस इज़ स्टाइल एंड दिस इज़ ओवरी। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 9 में डिटेल से भी आएगा। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बता रहा हूँ। अब ये यहाँ से एक फ्लावर का वो जो 4th लेयर है, यानी कि जो ओवरी है, जो उसका गायनोशियम है, उसको हमने दिखाया है। ये जो उनसे टीलियोस्पोर्स हैं, द टीलियोस्पोर्स start germinating on the flower gynoecium, या सिंपली यू कैन से ओवरी, ठीक है, वहाँ से, एंड फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसीलियम एंड फॉर्म्स डाइकैरियोटिक माइसीलियम। यहाँ पर देखें ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स यहाँ पर लैंड किए थे, ठीक है, फ्लावर के ऊपर, और उसके बाद इन्होंने जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया। जर्मिनेशन के बाद दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द माइसीलियम। माइसीलियम द हाइफी से जो बॉडी होती है उनकी, ठीक है, हाइफी बना। और यहाँ पर देख सकते हैं ये डाइकैरियोटिक है, कंटेनिंग द 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई इसके ऊपर मौजूद हैं। और ये यहाँ पर कहाँ पर पहुँच चुकी है, एंड इट इन्फेक्ट्स द
इन्फेक्टिंग ओवरी। ये ओवरी को यहाँ पर देख सकते, ये ओवरी है, ठीक है, इसको ये इन्फेक्ट कर चुकी है। उसके बाद इसमें आपको पता है ओव्यूल भी होता है, ओव्यूल से क्या बनना होता है, सीड बनना होता है, एम्ब्रियो होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो उनसे हाइफी हैं, जी 45 मिनट्स तक है, 30 to 40 मिनट्स का है। अच्छा 40 मिनट प्लस हो गए हैं। नहीं, बस इसको कंप्लीट तो करना है क्योंकि ये फिर नेक्स्ट में नहीं हो पाएगा, ये एक ही लेक्चर में कवर करना होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर का इसके साथ कोई ताल्लुक ये 1 आवर्स में चला जाएगा। नहीं, 1 आवर में चलेंगे, हार्डली इसको और 5 मिनट्स और लगेंगे। ज़्यादा लगेगा। नहीं, 5 मिनट्स इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको मैं, हाँ 5 मिनट्स में कवर करने की, ठीक, थैंक यू। स्टार्ट करो। सो इन द फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, द माइसीलियम इन्वेड्स द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ पर मौजूद है, ये सीड है बेसिकली, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो आपको पता है लाइफ पार्ट होता है, इसके आगे, इससे आगे जर्मिनेशन होनी होती है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आप दे सकते हैं, ये सीड्स हैं, ये एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अंदर यहाँ पर ये डॉर्मेंट हो चुका है। द माइसीलियम बिकम्स डॉर्मेंट विद इन द एम्ब्रियो, ठीक है। और उसके बाद अब अगले साल जब इन दानों को बोया जाएगा, काश्त किया जाएगा, ठीक है, तो इसके साथ ये डॉर्मेंट हो चुके हैं, मतलब कि इनएक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तब तक वो ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ईयर जब इसको ग्रो किया जाएगा तो ये सीडलिंग, द माइसीलियम स्टार्ट्स इन्फेक्टिंग द सीडलिंग। सीडलिंग आपको पता है जो बीज अभी फूटा हुआ होता है, जिसमें कि ये अभी बनी हैं, रूट्स और शूट्स इमर्ज हुई हैं, तो इनको ये इन्वेड करना शुरू कर देगा इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब जब ये जैसे जैसे ये सीडलिंग बड़ा होगा, उससे प्लांट जो है बड़ा होना शुरू हो जाएगा, इट फॉलोज द ग्रोइंग पॉइंट्स। इन द नेक्स्ट स्टेप द माइसीलियम follows the growth of growing points। इसके साथ साथ वो ऐसे इसके साथ साथ फॉलो करता जाएगा, जैसे जैसे ये करती जाएगी, उगती जाएगी, ग्रो करती जाएगी, इसके साथ साथ ये इसको इन्फेक्ट करता जाएगा। इसमें से अगर किसी एक को स्ट्रक्चर को निकाल कर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इसके सेल्स हैं इसके प्लांट के, और ये देखें ये हाइफेन के अंदर मौजूद है। अल्टीमेटली जब इसके अपने वो ये यंग हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, इसमें वो कर्नल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो ये साथ साथ उसको भी ऐसे इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, इनके साथ भी, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि द माइसीलियल सेल्स, यानी कि जो उनसे माइसीलियम के अंदर जो सेल्स थे, ये दे बिकम टीलियोस्पोर्स, दे बिकम टीलियोस्पोर्स। यहाँ पर दे सकते हैं इसको, अगर इसमें से एक गंदम को निकाल कर इसमें से कोशों को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह से आपको स्पोर्स नजर आएंगे। तो ये बेसिकली माइसीलियल सेल्स थे, अब ये क्या बन चुके हैं, दीज आर स्पोर्स, इनको हम कहते हैं टीलियोस्पोर्स। एंड अल्टीमेटली they replace or fill the kernel of wheat। ये यहाँ के अंदर बजाय इसके कभी आप जब इसने सीड बनना था, अल्टीमेटली क्या होगा इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये सारे ये दे हैव बिकम द स्पोर्स उसके अंदर फिल हो जाते हैं, और उसके बाद दोबारा से फिर ये स्पोर्स जब ये इनकी कर्नल मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो ये दोबारा से सारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्पर्ट ऑफ व्हीट, और विच वी कॉल्ड एज उस्टिलागो ट्रीटिसी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।